बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलआरसी सर्किट के बारे में। इसके अलावा इसके सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सिलरी इक्वेशन के जो 3 केसेस हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड, इन 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इनकी 2 एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो ये आपके पास सामने दी गई हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास एक एलआरसी सर्किट है जिसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये आपके पास ये जो सिंबल है ये आपका इंडक्टर के लिए है, ये आपका रेजिस्टर के लिए और ये आपका कैपेसिटर के लिए। अभी हम सपोज करते हैं कि वी एल वी आर और वी सी जो है ना वो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। यानी कि जो वी एल है वो आपको वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस इंडक्टर, और वी आर आपका रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, और वी सी आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो हमने इनकी इक्वेशंस को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वी होता है वो किसकी इक्वल होता है, एल टाइम्स डी आई ओवर डी टी। इसी तरह वी आर जो है रेजिस्टर के अक्रॉस जो वी होता है वो किसकी इक्वल होता है, आई आर होता है, जो हमने ओहम लॉ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी तरह वी सी किसकी इक्वल होता है, क्यू ओवर सी के। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो आपका वोल्टेज राइज है वो और वोल्टेज ड्रॉप दोनों बराबर होने चाहिए। तो वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है इक्वल टू, और वोल्टेज राइज सिर्फ बैटरी ही तो असल चीज है जो वोल्टेज को राइज कर रही है। तो इसका मतलब है कि बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो और जो बाकी वोल्टेज हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वजह से। अभी आपने सिंपल क्या करना है, वी एल वी आर और वी सी की वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। इसके अलावा आपको पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज डी क्यू ओवर डी टी जो है ना वो आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और करंट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली आप जो चार्ज है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी एल टाइम्स डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर टाइम्स डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई ऑफ टी। ये हमारे पास इस एलआरसी सर्किट की क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ई ऑफ टी जीरो हो, लेकिन यानी कि वोल्टेज जीरो हो जाए और आपके पास रेजिस्टेंस जीरो ना हो, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो वहां जो चार्ज स्टोर होगा वो थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी उसकी ऑसिलेशन। तो ये हमारा क्या होगा, फ्री डैम्प्ड मोशन होगा। क्यों फ्री डैम्प्ड मोशन क्यों होगा, क्योंकि बैटरी एक एक्सटर्नल सोर्स है। अगर उसको हमने जीरो कर दिया इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो गई। तो यहाँ सिर्फ क्या होगा, इंटरनली जो उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से, तो इस वजह से हम इसको फ्री डैम्प्ड मोशन कहेंगे। इसी तरह अगर ई ऑफ टी भी जीरो हो जाए और रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाए तो ये हमारे पास फ्री अनडैम्प्ड मोशन होगी। कैसे कि उसमें ऑसिलेशन चलती रहेंगी ड्यू टू कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसके अलावा अभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली आपने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। और एक्सिलरी इक्वेशन किस तरह बनाते थे, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एम टी करके, और इस तरह करके हम जो है ना उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। और शॉर्टकट के तौर पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास डिफरेंशियल टर्म होती हैं उनका आपने सिंपली, मसलन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो भी सेकंड ऑर्डर की ही बनेगी। तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, एल ये चूंकि कोफिशिएंट है ये तो वैसे ही लिखा जाएगा, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर की जगह आपने एम स्क्वायर लिख देना है, डी क्यू ओवर डी टी की जगह आपने एम लिख देना है, और जो थर्ड टर्म होती है वो आपकी सिंपली वही कोफिशिएंट आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 ओवर सी आएगा, क्योंकि क्यू की टर्म्स में तो आपने आपकी इक्वेशन जो क्यू की टर्म है। ठीक हो गया, क्या आएगा हमारे पास, एल एम स्क्वायर प्लस आर एम प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू 0। अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आपने इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने। जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी ओवर 2l। अभी यहाँ हमारे पास 3 केसेस आएंगे। पहला केस क्या होगा कि अगर आर स्क्वायर माइनस 4l ओवर सी, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और इस सिस्टम को हम कहेंगे
ओवर डैम्प्ड मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें आर की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी एल ओवर सी से, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से ये ऑसिलेशन नहीं करेगा बल्कि एक स्मूथ सी कर्व बनाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल ओवर सी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक होगा। और इस सूरत में हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल होंगे, ठीक हो गया। जो थर्ड केस है हमारे पास, उसमें क्या होगा कि अगर आर स्क्वायर माइनस 4 एल ओवर सी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आएंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म की बात करें तो इस वजह से इसके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स आएंगे, ठीक हो गया। और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें एक टर्म आएगी ई रेज टू पावर माइनस आर टी ओवर 2l, जब हम जनरल सोल्यूशन लिख रहे होंगे, ठीक हो गया। तो ये जो टर्म है इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो चार्ज है वो कुछ टाइम के बाद डिके करते करते इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि उसमें चार्ज फ्लो करना छोड़ देगा जैसे जैसे टाइम को आप यानी अगर टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा तो हमारे पास जो चार्ज है वो फ्लो करना छोड़ देगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम अंडर डैम्प्ड मोशन में ई ऑफ टी को भी 0 कर देंगे और रेजिस्टेंस को भी 0 कर देंगे तो उस सूरत में हमारा फिर जो सिस्टम होगा वो हमेशा ऑसिलेट करता ही रहेगा और वो क्या होगा? हमारा फ्री अनडैम्प्ड मोशन होगा। अभी हम एग्जांपल की मदद से इनको देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें देखें, वो कहता है कि आपने एलसी सीरीज सर्किट को कंसीडर करना है और उसमें उसने कहा है कि ई ऑफ टी की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0 है। तो आगे कहता है कि आपने चार्ज को डिटरमाइन करना है ऑन द कैपेसिटर फॉर द टाइम ग्रेटर देन 0। वो कहता है कि अभी वो आगे वाली जो है ये इनिशियल कंडीशन बता रहा है कि अगर इनिशियल चार्ज उसका Q नॉट है एंड इफ इनिशियली देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब क्या है इसका? Q एट टाइम 0 इज इक्वल टू Q नॉट, और दूसरी क्या चीज कह रहा है कि करंट यानी कि डी क्यू ओवर डी टी जो है वो आपका टाइम 0 पे क्या है? 0 है, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं आई ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर एलसी सर्किट है इसका मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टर नहीं है। रेजिस्टर नहीं होगा तो ये जो आर है इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इस वजह से ये जो आर डी क्यू और डी टी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी? एल टाइम्स डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई ऑफ टी की वैल्यू भी 0 है, ठीक हो गया। इनिशियल कंडीशन में उसने आपको बता दिया है कि टाइम 0 पे आपके पास जो चार्ज है वो क्यू नॉट है और करंट आपके पास क्या है? वो भी 0 है, ठीक हो गया। और आई को आप क्या लिख सकते हैं? बेसिकली आई आपके पास डी क्यू ओवर डी टी होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी क्यू ओवर डी टी को मैंने एक नया नाम क्यू प्राइम दे दिया ये नोटेशन के लिए, ताकि हम आसानी से आगे सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन बन गई, क्यू एट टाइम 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट और क्यू डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। अभी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अभी हम पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। क्यू को आप सपोज करें कि ये इसका सोल्यूशन क्या है? ई रेज़ टू पावर एम टी है, ठीक है। ये अगर सोल्यूशन है तो आपने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर की है। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है? क्यू डबल प्राइम, क्यू प्राइम और क्यू की वैल्यू को आपने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास दी गई है ये वाली, इसमें आपने इसको पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे और उससे फिर आपने एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, तो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? एल एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी, यानी कि जिधर डिफरेंशियल आपके पास डी क्यू डी स्क्वायर क्यू और डी टी स्क्वायर है इसकी जगह आपने एम स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और डी क्यू और डी टी की टर्म तो है नहीं, और क्यू के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 ओवर सी है। तो ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। फिर आपने इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रूट्स आएंगे वो कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। क्या आएगा? एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट एल सी टाइम्स आयोटा। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका हम जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे? जनरल सोल्यूशन जैसे हम कम्प्लेक्स रूट के लिए लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, और ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा कम्प्लेक्स रूट का, ठीक हो गया। अभी आपके पास इनिशियल कंडीशन जो दी गई थी उनको आपने अप्लाई करना है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है? क्यू ऑफ टी की जगह आपने क्यू नॉट को पुट करना है और टी की जगह आपने 0 को पुट करना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा? देखें ये जो है cos 0 है ये 1 होता है और sin 0 आपको पता है कि 0 होता है। तो यहाँ से आपका C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q नॉट आ जाएगी, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी sin 0 की वजह से। तो C1 क्या आ गया? Q नॉट की इक्वल आ गया। फिर आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो Q ऑफ t है इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि cos t ओवर अंडर रूट एल सी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी ओवर अंडर रूट एल सी, और फिर जब आप टी ओवर अंडर रूट एल सी का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ओवर अंडर रूट एल सी आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आप साइन टी ओवर अंडर रूट एल सी का डेरिवेटिव लेंगे सेम इसी तरह, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास क्यू डैश एफ टी की वैल्यू ये आ गई।
फिर आपने क्या करना है, इस पे क्यू डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देनी है। जब ये अप्लाई करेंगे तो क्यू डैश क्यू प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह 0 हो जाएगा और टी की जगह आपने 0 को पुट करना है, तो जो साइन वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कि cos 0 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अभी आपके पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई। Q ऑफ टी में आपने C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि इसमें आपने C1 और C2 को पुट कर देना है। C2 0 है तो आपके पास साइन वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, सिर्फ आपके पास Q ऑफ टी क्या रह जाएगा, Q नॉट cos 1 ओवर अंडर रूट एल सी टाइम्स टी। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो एग्जांपल है इसमें वो सिंपल आपको बता रहा है कि आपने स्टेडी स्टेट ऑफ सोल्यूशन यानी कि QP पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, और फिर आप जब पर्टिकुलर सोल्यूशन QP फाइंड कर लेंगे, फिर जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा। और ये आपने LRC सीरीज सर्किट में ये सारी चीजें फाइंड करनी है। और यहाँ आपको E ऑफ टी की वैल्यू क्या उसने दी गई है, E नॉट साइन गामा ऑफ टी। ये आपको E ऑफ टी की वैल्यू यानी कि बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू उसने दे दी आपको। ठीक हो गया। तो आपने सिंपल QP फाइंड करना है। ठीक हो गया। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस सीरीज इस LRC सर्किट की, वो आपके पास ये है। ठीक हो गया। E ऑफ टी की वैल्यू हमने पुट की E नॉट साइन गामा ऑफ टी हो गया। ठीक हो गया। QP के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इसका सपोज करना है कि QP पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा कैसा। जैसे हमने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में सपोज करते थे, यहाँ भी सेम उसी तरह करेंगे। साइन गामा ऑफ टी है तो आपने सिंपल क्या करना है, QP सपोज करना है A टाइम्स साइन गामा ऑफ टी प्लस B टाइम्स cos गामा ऑफ टी। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट में कि हम अगर आपके पास जो इक्वेशन की राइट साइड है वहां अगर cos हो, साइन हो या इस तरह का कोई फंक्शन हो या इनका कम्बिनेशन हो, तो उसके लिए हम QP ऐसे सपोज कर। अगर ये आपका QP पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, और जो गामा टी है उसमें डेरिवेटिव लेंगे तो वहां से सिर्फ गामा आ जाएगा। तो AR cos ऑफ गामा टी माइनस BR साइन गामा ऑफ टी, ये cos का डेरिवेटिव का जैसे माइनस का साइन आया। फिर आपने QP डैश का सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी QP डबल डैश की। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने QP डैश और QP डबल डैश की वैल्यू ओरिजिनल जो आपके पास इक्वेशन दी गई है उसमें आपने पुट कर देना है, जो कि ये है। इसमें आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि साइन गामा ऑफ टी और cos गामा ऑफ टी इनके कोफिशिएंट्स को अलग-अलग लिखना है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें इक्वेशन की राइट साइड से। ठीक हो गया। कंपेयर करने आपने सबसे पहले जो साइन गामा ऑफ टी है इसके जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना है। इसके कोफिशिएंट क्या है, A ओवर C माइनस AL गामा स्क्वायर माइनस BR गामा इक्वल टू, और साइन गामा ऑफ टी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, E नॉट है। तो ये आपका E नॉट इक्वेशन 1 की फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं cos गामा ऑफ टी के, इसको आपने लिखना है। तो आपको पता है कि इस साइड पे तो ये वाले कोफिशिएंट है, ये लिख दिया। इक्वेशन की जो राइट साइड है उस पे देखें तो उसमें तो cos है ही नहीं, तो उसकी वजह से उसका जो कोफिशिएंट है वो आप 0 लिख देंगे। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है इसमें आपको नजर आ रहा है कि इन दो टर्म में A कॉमन है, तो आपने A को कॉमन करके बाकी को सेम उसी तरह लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह 2 में देखें तो 2 में इन दो में B जो है ना कॉमन है, तो आपने B को कॉमन लिख दिया और बाकी सेम एज इट इज रहने दिया। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है कि आप ऐसा करें कि ये जो इक्वेशन 2 है ना इसमें आप B की वैल्यू को अलग कर लें। ये प्लस AR गामा है, इसको जब इक्वेशन की राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक होगा। ये B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो B की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है। इसमें देखें तो A और B जो है दोनों एक दूसरे के टर्म में, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं है, A भी इसमें है और B भी इसमें आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी B की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया है। 3 में पुट करने के बाद आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जो A की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है
इसमें से आपने गामा को कॉमन लेना है। जब गामा को कॉमन लेंगे तो जो पहली टर्म है 1/c, इसमें तो गामा कहीं नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये आप जो 1/c टाइम्स गामा लिख देंगे, ठीक होगा। इसी तरह -L गामा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक गामा को तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक होगा। अभी जब आप अगर गामा को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ये वाली इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, ठीक होगा। सेम काम हम नीचे करेंगे कि नीचे आपने क्या करना है कि ये जो पूरी टर्म है इसमें आपने गामा स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ठीक होगा। गामा स्क्वायर को कॉमन लेंगे, एक गामा स्क्वायर ऊपर वाले गामा से ये जो है इसको इससे कट कर देंगे तो हमारे पास एक ही गामा रह जाएगा नीचे, और हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, सिंप्लीफाई हो गई, ठीक होगा। अभी आपने क्या करना है कि ए की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, आपने जो ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली, इसमें देखें तो एक ए आ रहा है ना, इसमें आपने ए की वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो जो बी की वैल्यू है वो आपके पास सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। मसलन किस किस जगह आपने क्या करना है वो देख लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको आपने एक्सपोज कर लेना है यहाँ, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये जो टर्म है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम एक नया वेरिएबल लेते हैं, उसमें z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और ये आर स्क्वायर साथ है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि इसको सब्स्टिट्यूशन के बाद a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो क्यू ऑफ पी हमने सपोज किया था उसमें आपने a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास क्यू पी ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्यू पी है। अभी आपने स्टेडी स्टेट करंट फाइंड करना है, ये आपके पास स्टेडी स्टेट चार्ज है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, क्यू पी को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करें तो आपके पास पता है कि इसमें जो वेरिएबल है आपके पास साइन और काज ही है, बाकी तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, काज होता है, और काज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्योंकि अंदर गामा ऑफ टी है, तो गामा टी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास गामा रह जाएगा, ठीक होगा। इस तरह गामा गामा के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेडी स्टेट करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये रह जाएगी। ये जो एक्स है इसमें देखें एक एल है, यानी कि आपके पास इंडक्टेंस है, और सी आपके पास कैपेसिटेंस है। तो ये जो वैल्यू है इस दोनों को जब हम इकट्ठा करके इस तरह इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। इसी तरह जब नीचे देखें z है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, इसमें कैपेसिटेंस भी आ रही है, इंडक्टेंस भी आ रही है, और रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो इसको जो इन तीनों का मिला के इक्वेशन बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। z आपके पास क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, एक नया उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। और जो x है ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस कहलाएगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।